In psychological testing and assessment, now we will discuss in detail the topic of test construction and standardization. Step. The first step in test construction is conceptualization, planning of test. अब कंसेप्चुलाइजेशन या प्लानिंग ऑफ टेस्ट में कोई एक स्पेसिफिक टेस्ट है जिसको चूज़ करना है, स्पेसिफिक टेस्ट या कंस्ट्रक्ट है जिसको चूज़ करना है और उसके बाद उसके ऊपर टेस्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसके लिए जो टेस्ट चूज़ किया गया है वो है क्लासरूम अचीवमेंट टेस्ट। क्लासरूम अचीवमेंट टेस्ट फाइनलाइज हो गया है हमारा टॉपिक, जिसके ऊपर इस सारे टेस्ट कंस्ट्रक्शन की डिटेल को डिस्कस किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हुए चलते हैं कि here is a question for you. As you have read in previous video the conceptualization of test, then how can you justify the construction of an achievement test? तो अब जैसे आपने पहले पढ़ा था कि कंसेप्चुअलाइजेशन और प्लानिंग ऑफ टेस्ट में जस्टिफिकेशंस देनी है, आपने जस्टिफाई करना है कि आप ये टेस्ट क्यों बना रहे हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये इसकी टाइप क्या है, इसका फॉर्मेट क्या है, ईच एंड एवरीथिंग। तो आपने ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपके असाइनमेंट का, आपने इसको डिटेल में अकॉर्डिंग टू द क्लासरूम अचीवमेंट टेस्ट आपने इसको अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आपने डिफ़ाइन करना है कंस्ट्रक्ट को, डेट इज़ अचीवमेंट, कि अचीवमेंट क्या है, आपने इसको लिखना है। और उसके बाद डिफाइनिंग योर कंस्ट्रक्ट टू टिल द एंड ऑफ क्वेश्चन, जो एंड ऑफ क्वेश्चन था आपका कंसेप्चुलाइजेशन और प्लानिंग ऑफ टेस्ट में, डेट इज़ पायलट स्टडी वर्क और रिसर्च। तो आपने यहाँ पर आपने इसको ईच एंड एवरी क्वेश्चन को फिट करना है कि कहाँ पर वो किस तरह से फिट होगा, उसका आंसर क्या बनता है, कि क्या इसमें पायलट स्टडी, पायलट वर्क और रिसर्च होता है या नहीं होता, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, एम्स क्या होंगे, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैसी होगी, ट्रेनिंग ऑफ एग्जामिनर इसमें रिक्वायर्ड है या नहीं है। आपने सब क्वेश्चंस के आंसर्स जो लिखने हैं। यहाँ पर है नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, डेट इज़ टेस्ट कंस्ट्रक्शन। टेस्ट कंस्ट्रक्शन में जैसे कि हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि हमारा टेस्ट जो है वो अचीवमेंट टेस्ट है। तो जो नेक्स्ट स्टेप है जो टेस्ट कंस्ट्रक्शन में, डेट इज़ टेस्ट कंस्ट्रक्शन में जो है वो आइटम राइटिंग और कंस्ट्रक्टिंग द टेस्ट आइटम्स हैं। तो अब यहाँ पर जब कंस्ट्रक्टिंग द टेस्ट आइटम्स और आइटम राइटिंग है, तो मैंने यहाँ पर इसको स्टार्ट किया है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि अचीवमेंट टेस्ट है। तो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को मैं यहाँ पर मेंशन करूँगी, डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको कि क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल के टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है वो डिस्क्रिप्शन ऑफ रेंज ऑफ कंटेंट कवर्ड। अब जितना भी सिलेबस पढ़ लिया है, जो भी क्लासरूम सब सिलेबस था, कंटेंट है जो कवर कर लिया है, वो होगा इसमें टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन में, उसको लिखा जाएगा अरेंजमेंट के साथ। अब वो आगे देखते हैं कि उसको किस तरह से लिखना है। तो यहाँ पर ये टाइम है कि हम अपने टेस्ट के लिए, अचीवमेंट टेस्ट के लिए एक टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को बिल्ड करें। लेकिन टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को बनाने से पहले, उसके बारे में पढ़ने से पहले, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन एंड व्हाई वी नीड इट। क्या ज़रूरत पड़ी है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को बनाने की, और ये होता क्या है। तो यहाँ पर इसको आप इस तरह से लें कि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को ब्लूप्रिंट ऑफ टेस्ट भी कहा जाता है। अब ब्लूप्रिंट ऑफ टेस्ट क्या है, इसकी एग्जांपल ऐसे लें कि जब किसी ने कोई अपना नया मकान बनाना होता है, कंस्ट्रक्शन करनी होती है अपने घर की, तो उसके लिए वो एक जो है नक्शा बनाते हैं। नक्शे के ऊपर हर एक चीज़ जो है वो विजिबल होती है कि यहाँ पर उनका किचन होगा, यहाँ बाथरूम होगा, यहाँ उनका बेडरूम होगा, यहाँ पर टी लॉन्च होगा, सब कुछ। तो इसी तरह से जब टेस्ट कंस्ट्रक्ट करना होता है, उससे पहले भी एक ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। उस ब्लूप्रिंट को ही टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन कहा जाता है। और इस टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन में जितना भी कंटेंट होता है, जितना भी कवर्ड कंटेंट है, उस सब को एक अरेंजमेंट के साथ स्पेसिफाई किया जाता है।
अब यहाँ पे है कि इसमें सिर्फ कंटेंट जो कवर्ड है उसको नहीं बताया जाता, बल्कि कुछ और भी इंफॉर्मेशन है जो स्टूडेंट की असेसमेंट के दौरान में हमें मिलती है, ड्यूरिंग द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। एक तो ये कि उन्होंने कितना सिलेबस कवर कर लिया है वो टेस्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ कि स्टूडेंट्स आर टू बी असेस्ड एज कंटेंट बाय प्रोसेस। अब कंटेंट बाय प्रोसेस, कंटेंट जो है वो सिलेबस है और प्रोसेस क्या है, प्रोसेस क्या है। अब इसके लिए 1990s में बहुत से स्टैंडर्ड सिस्टम और टेक्सोनोमीज बनाई गई थी इस प्रोसेस को जानने के लिए, कि जब कोई भी एग्जामिनी किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के दौरान में कौन सा अंडरलाइंग प्रोसेस है जिसको इस्तेमाल करते हुए एग्जामिनी उस क्वेश्चन का आंसर करता है। अब वो अंडरलाइंग प्रोसेस को 3 डोमेन्स में डिवाइड किया है, डेट इज़ कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन। अब ये इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग इनको इन तीनों डोमेन्स को डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। बेंजामिन ब्लूम was the person who introduced his taxonomy of cognitive objectives। अब ये इसकी जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा कि इनको जो है प्रोसेस को डिवाइड किया गया है 3 डोमेन्स में, तो इसमें से जो कोग्निटिव डोमेन है इसके बारे में, इसके ऊपर जो टेक्सोनोमी है वो बेंजामिन ब्लूम ने दी थी। और इस टेक्सोनोमी को एजुकेशनल डिपार्टमेंट में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में टेस्ट कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है वो यहाँ पर है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनोमी ऑफ कोग्निटिव डोमेन। अब ब्लूम्स टेक्सोनोमी ऑफ कोग्निटिव डोमेन क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारे पास कॉमनली जो टेस्ट यूज़ किए जाते हैं फॉर क्लासरूम असेसमेंट, फॉर स्टूडेंट असेसमेंट, उसमें जो टीचर टेस्ट बनाता है वो सिंपल रूट मेमोरी को असेस करता है। रूट मेमोरी मीन जो उसने याद किया है एज इट इज़ ही उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर बना दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लूम्स टेक्सोनोमी, तो इसका क्वेश्चन जो है रूट मेमोरी की बेस पे इस तरह से बनेगा कि व्हाट इज़ ब्लूम्स टेक्सोनोमी, तो आप सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका आंसर लिख देंगे, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको परेशानी में डाले। लेकिन जब ब्लूम्स टेक्सोनोमी ऑफ कोग्निटिव डोमेन को यूज़ किया जाता है तो इन 6 एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस की डिवीजन होती है और इन 6 एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। सबसे पहले है इसमें नॉलेज। देन नॉलेज में क्या है, सिंपल आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्हाट इज़ ब्लूम्स टेक्सोनोमी, तो जब आपने जो याद किया है वर्ड फॉर वर्ड आप उसको ऐसे एज इट इज़ ही लिख देंगे तो वो आपका नॉलेज मेजर होगा। इसके बाद कंप्रीहेंशन है कि इसी ब्लूम टेक्सोनोमी को अगर आप अपनी वर्डिंग में लिख दें तो वो आप कंप्रीहेंस कर रहे हैं ब्लूम्स टेक्सोनोमी को। देन नेक्स्ट है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में ये होगा कि अगर आपको क्लासरूम में या आपके स्कूल में कुछ इक्वेशंस सिखाई गई थी फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो पेपर में जब आपको उसी इक्वेशन के बेस पे कोई न्यू प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए दे दी जाएंगी तो वो होगी आपकी एप्लीकेशन, कि आपने जो नॉलेज गेन किया है आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। इसके बाद है एनालाइज। एनालाइज में ये है कि अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए टू डिफरेंशिएट बिटवीन ब्लूम्स टेक्सोनोमी एंड साइकोमोटर डोमेन ऑफ डैश पर्सन, तो जब आप इन दोनों में डिफरेंशिएट करेंगे तो आप एनालाइज कर रहे होंगे, आइडेंटिफाई कर रहे होंगे कि इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट वन इज सिंथेसिस। सिंथेसिस में अगर आपसे ये कहा जाए कि आपने पर्सनैलिटी पे एक थ्योरी बनानी है और फिर
रिसर्चेस की बेस पे आपने उसको प्रूफ भी करना है, तो वो आप तो जिस एलिमेंट को कॉग्निटिव डोमेन में आप यूज़ कर रहे होंगे वो होगा सिंथेसिस। द लास्ट वन इज़ एवेलुएशन। एवेलुएशन यही है कि अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि आप ब्लूम्स टेक्सोनोमी और साइकोमोटर डोमेन पे जो भी टेक्सोनोमी है इन दोनों को क्रिटिसाइज़ करें, या सिर्फ ब्लूम्स टेक्सोनोमी को आप क्रिटिसाइज़ करें, तो ये आपकी एवेलुएशन होगी कि आप ब्लूम्स टेक्सोनोमी को एवेलुएट कर रहे हैं, इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। इसमें से जितने पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं आप उस नेक्स्ट है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन क्योंकि इंस्टीट्यूशनल डिपार्टमेंट्स में एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जो यूज़ हो रही है डोमेन, वो कॉग्निटिव डोमेन दूसरी भी यूज़ होती हैं लेकिन मोस्टली कॉग्निटिव डोमेन को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर कॉग्निटिव डोमेन की बेस पे ही जो है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बनाया गया है। अब ये 3 ग्रेड टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है। अब 3 ग्रेड में फर्स्ट वन इज़ वेट, सेकंड वन इज़ कंटेंट आउटलाइन कि ये कवर्ड सिलेबस है कि कितना सिलेबस कवर कर लिया है। उसके बाद जो ब्लूम टेक्सोनोमी में उसकी कॉग्निटिव डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स थे उसमें से ये 3 है, नॉलेज, कंप्रीहेंशन एंड एप्लीकेशन। और यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम्स बाय कंटेंट एरिया दिए गए हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट में टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है। ये अगर आप इसको देखें, टेस्ट एंड आइटम कैरेक्टरिस्टिक्स, टेस्ट लेआउट या अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स हैं, टेस्ट इंस्ट्रक्शन, रिप्रोड्यूसिंग द टेस्ट, टेस्ट लेंथ, स्कोरिंग द टेस्ट। अब ये यही वाली सारी की सारी आइटम्स हैं और यही वाला सारा सिलेबस है, टॉपिक्स हैं जो टेस्ट कंस्ट्रक्शन में आते हैं। और क्योंकि हम भी टेस्ट कंस्ट्रक्शन ही पढ़ रहे हैं तो ये सारे टॉपिक्स, ये सारा सिलेबस इसी से रिलेटेड है। अब यहाँ पर नॉलेज से रिलेटेड टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन में एक जो है वो क्वेश्चन बनाया गया। अभी एमसीक्यूज है, ट्रू फॉल्स कुछ भी हो सकता है। उसके बाद है कंप्रीहेंशन से रिलेटेड, इससे टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन का जो टॉपिक है 4 क्वेश्चंस बनाए गए हैं। एप्लीकेशन से रिलेटेड 4 बनाए गए हैं। अब इन तीनों को सम अप कर लें तो ये 9 होते हैं। इसके बाद यहाँ पर है टेस्ट एंड आइटम कैरेक्टरिस्टिक्स में से इसी तरह नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, कंप्रीहेंशन से रिलेटेड है, एप्लीकेशन से रिलेटेड है। और यहाँ पर इन तीनों एरियाज़ को कवर करने के बाद जो नंबर ऑफ़ आइटम्स आती हैं वो 8 हैं। इसके बाद है टेस्ट लेआउट से रिलेटेड आइटम्स दी हुई हैं, वो 2 हैं। टेस्ट इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आइटम्स जो हैं वो 1 है। रिप्रोड्यूसिंग द टेस्ट, इससे रिलेटेड आइटम जो 1 है। टेस्ट लेंथ से रिलेटेड 2 आइटम्स हैं। टेस्ट स्कोरिंग से रिलेटेड 3 आइटम्स। और यहाँ पर इनका सम किया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स जो नॉलेज से रिलेटेड बनाई हैं वो 8 हैं और 100 में से उसकी परसेंटेज जो है वो 30 है। 30% आइटम्स जो हैं वो कोग्निटिव डोमेन में के नॉलेज एलिमेंट्स में से 30% आइटम्स हैं। इसके बाद कंप्रीहेंशन है कि कोग्निटिव डोमेन का एक एलिमेंट कंप्रीहेंशन भी है। तो इस टेस्ट कंस्ट्रक्शन में ये जो भी टेस्ट बनाया जा रहा है टेस्ट कंस्ट्रक्शन चैप्टर से रिलेटेड, तो इसमें 40% आइटम जो है वो कंप्रीहेंशन से रिलेटेड है। एप्लीकेशन जो है वो थर्ड कोग्निटिव डोमेन दी गई है इस टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन में, तो इससे रिलेटेड 30% आइटम जो है वो एप्लीकेशन से रिलेटेड है। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो कितना वेटेज दिया गया है हर एक टॉपिक को, तो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को यहाँ पर देखें तो अब यहाँ पर 9 है। 9 जो आइटम्स हैं वो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन से ली गई हैं, तो 100 में से 35% वेटेज जो है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को दिया गया है। इसके बाद 8 आइटम्स जो हैं वो टेस्ट एंड आइटम कैरेक्टरिस्टिक्स से में से लिए गए हैं, तो 30% वेटेज जो है वो इसको दिया गया है सेकंड को।
इसके बाद जो थर्ड है टेस्ट लेआउट, इसमें से 2 आइटम्स बनाई गई हैं तो 10% वेटेज 100 में से इसको दिया गया है। टेस्ट इंस्ट्रक्शंस में 1 आइटम है, 5% इसको वेटेज है। रिप्रोड्यूसिंग द टेस्ट में से एक आइटम है, 5 ही इसको है, 5% वेट इसको दिया गया है। उसके बाद टेस्ट लेंथ में से 2 आइटम्स हैं तो इसको भी 5% के वेटेज ही दिया गया है। नेक्स्ट लास्ट वन है स्कोरिंग द टेस्ट, तो इसमें जो 3 आइटम्स हैं तो यहाँ पर इसको 10% वेटेज दिया गया। तो अगर इनको टोटल कर लिया जाए तो ये भी 100% है, और अगर इनको भी टोटल कर लिया जाए तो ये भी 100% ही होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स बाय कंटेंट एरिया जो है वो 26 है। तो इस तरह से टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बनाने के बाद अचीवमेंट टेस्ट बनाए जाते हैं। टीचर्स मोस्टली इस मेथड को यूज़ नहीं करते, लेकिन अगर क्लासरूम टेस्ट को भी स्टैंडर्डाइज बनाना है तो उसके लिए टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन और इन सारे जितने भी स्टेप्स है टेस्ट कंस्ट्रक्शन में इनका। नेक्स्ट है कि आइटम फॉर्मेट आता है, और आइटम फॉर्मेट में आपने पढ़ा था कि 2 फॉर्मेट्स हैं, 2 मेजर कैटेगरीज हैं, सिलेक्टेड और कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स। अब यहाँ पर डिटेल आउटलाइन जो है नेक्स्ट स्टेप है आइटम कंस्ट्रक्शन, उसकी दी गई है कि 2 मेजर कैटेगरीज हैं आइटम राइटिंग स्टाइल में। तो इनको अब इनकी डिटेल पढ़ते हैं कि फर्स्ट वन इज़ सिलेक्टेड रिस्पॉन्स फॉर्मेट है एंड सेकंड वन इज़ कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स फॉर्मेट है। सिलेक्टेड रिस्पॉन्स फॉर्मेट में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जो फॉर्मेट आता है, जो स्टाइल आते हैं क्वेश्चंस के, वो हैं एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स एंड कॉलम मैचिंग। अब और कंस्ट्रक्टिंग रिस्पॉन्स में ब्लैंक्स, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ऐसे और ओरल टेस्ट है। अब एमसीक्यूज क्या है और एमसीक्यूज में इसके क्या क्या स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं। एमसीक्यूज कंसिस्ट करता है एक स्टेटमेंट में। अब स्टेटमेंट को स्टेम कहते हैं और डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं, जो उनमें से एक करेक्ट ऑप्शन होती है, करेक्ट आंसर होता है, और बाकी जो 3 होते हैं वो डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं। डिस्ट्रैक्टर्स भी कहते हैं उसको, और करेक्ट अल्टरनेटिव्स भी इसको कहते हैं। लेकिन जब डिस्ट्रैक्टर्स या करेक्ट अल्टरनेटिव्स बनाए जाते हैं तो उनको बड़ी केयरफुली डिज़ाइन किया जाता है। लेकिन अगर केयरफुली डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो कैसे किया जाएगा? केयरफुली इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि आपने अक्सर देखा होगा कि टेस्ट में एमसीक्यूज़ के जितने भी डिस्ट्रैक्टर्स या करेक्ट अल्टरनेटिव्स होते हैं वो इतने इजी होते हैं कि आपको इजीली पता चल जाता है कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सी है। और समटाइम्स इतनी डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज़ होते हैं कि बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलता कि उसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सी है। इसके अलावा ऐसा भी होता है कि करेक्ट के एमसीक्यूज़ की ऑप्शन इतने आपस में मिल रहे होते हैं कि उनमें से लग रहा होता है कि हर एक ही उसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से अगर एमसीक्यूज़ या एमसीक्यूज़ के डिस्ट्रैक्टर्स बनाए होंगे तो फिर वो एमसीक्यूज़ जो हैं उस अपने स्टैंडर्ड पे नहीं आएंगे और ना ही उसके रिज़ल्ट्स एक्यूरेट आएंगे। इसके अलावा ये भी है कि गेस वर्क जो है वो एमसीक्यूज़ में 25% होता है। अब ये गेस वर्क क्या है कि टोटल 100% चांस होता है जब एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट कर रहे हो, जब कोई भी ऑब्जेक्टिव को अटैम्प्ट कर रहे होते हैं तो 100% चांस होता है उसमें गेस वर्क का। लेकिन एमसीक्यूज़ में क्योंकि एमसीक्यूज़ की 4 ऑप्शंस हैं तो इसलिए गेस वर्क जो है वो 0.25% मतलब 25% उन 4 ऑप्शंस में डिवाइड हो गया। अब इसको नेक्स्ट पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है। ट्रू फॉल्स या बाइनरी चॉइस आइटम्स। अब यहाँ पर ट्रू फॉल्स में इनको कंस्ट्रक्ट करना तो बहुत ईजी है, लेकिन इससे एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन नहीं ली जा सकती क्योंकि लिमिटेड सा आंसर है, लिमिटेड चॉइस है, आपने यहाँ उसको करेक्ट करना है या वो इनकरेक्ट करना है। तो इसके लिए इसको जो बेस्ट यूज़ है ट्रू फॉल्स का वो MMPI या EPPS है। ये दोनों टेस्ट पर्सनैलिटी से रिलेटेड हैं, तो इसलिए अगर आपने ट्रू फॉल्स को यूज़ करना है तो वो पर्सनैलिटी मेजरमेंट में इनको अच्छे से यूज़ किया जा सकता है एज़ कम्पेयर टू IQ मेजरमेंट। IQ मेजरमेंट में इसलिए इसको यूज़ नहीं करते क्योंकि इसमें चांसेस ऑफ गेस वर्क
50% होते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही ऑप्शंस हैं, या वो ट्रू होगा और या वो फॉल्स होगा। अगर उसके ऊपर ट्रू लगा दिया है तो गेस से ही, और अगर वो वाकई में ट्रू था तो इट्स मीन कि उसकी वो ऑप्शन करेक्ट हो गई है। तो क्योंकि इसमें ट्रू ऑप्शंस हैं, ट्रू और फॉल्स, तो 50-50% जो चांस है वो डिवाइड हो गया। और यहाँ पर MCQ जो है, यहाँ पर 4 ऑप्शंस होती हैं, इसलिए 25% चांसेस ऑफ करेक्ट ऑप्शन के जो है वो 4 ऑप्शंस में डिवाइड हो गए और वो टोटल 100 होते हैं। उसके बाद है कॉलम मैचिंग। अब कॉलम मैचिंग में एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन तो गेन नहीं की जा सकती, और इसमें अगर आपको याद हो तो मेजरमेंट ऑफ मेमोरी में 4 मेथड्स हैं जिनसे मेमोरी को मेजर किया जा सकता है, और उन 4 में से एक मेथड है रिकॉग्निशन। तो कॉलम मैचिंग में सिंपल आपने जितने भी जो है अल्टरनेटिव ऑप्शंस दी हुई हैं उनमें से किसी एक को रिकॉग्नाइज करना है और उसको लिख देना है। अब गेस वर्क को कम करने के लिए इसमें एक्स्ट्रा चॉइसेस को ऐड किया जाता है। फाइनली के जितने भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैं उन सब की स्कोरिंग ऑब्जेक्टिव है, लेकिन उनकी यूटिलिटी इस लिहाज से कम है क्योंकि इसमें क्रिएटिव आइडियाज़ को मेजर नहीं किया जा सकता। जो लिमिटेड सा स्टिमुलस दिया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग लिमिटेड सा ही रिस्पॉन्स है। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट हमारे पास जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स फॉर्मेट है, या सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आप इसको कह सकते हैं, कि इसमें सबसे पहले कंप्लीशन आइटम या ब्लैंक्स आते हैं। अब कंप्लीशन आइटम्स या ब्लैंक में मेजर कीवर्ड जो होता है उसको स्किप कर दिया जाता है, और इसको अटेम्प्ट करना अच्छा खासा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अगर आपने एक पूरी किताब याद की है, पूरी बुक याद की है, तो उनमें से किसी भी एक लाइन के अंदर से मेजर एलिमेंट जो है, मेजर कीवर्ड मिस, उसको स्किप कर दिया जाएगा, और उसके बाद वो आइटम आपको जब पेपर में आएगी तो आपके लिए उसको याद करना, रिकॉल या रीप्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ मेमोरी में अगर आपको याद हो तो आपने एक एलिमेंट पढ़ा है मेजरमेंट ऑफ मेमोरी में, एक मेथड पढ़ा है, डेट इज़ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोड्यूस करना नॉलेज को एज इट इज़ विदाउट एनी आउटसाइड क्यू, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का जो आंसर है वो 1 वर्ड सेंटेंस से 1 पैराग्राफ में हो सकता है। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है और जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। तो थर्ड वन इज़ ऐसे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं जिनके मैक्सिमम मार्क्स 20 भी होते हैं और 8 मार्क्स भी होते हैं, हाईएस्ट सबसे ज़्यादा मार्क्स, तो उसमें होल मटेरियल को रिप्रोड्यूस करना होता है, रिकॉल करना होता है। इसके बाद है ओरल टेस्ट भी होते हैं। ओरल टेस्ट भी कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स फॉर्मेट में भी आते हैं, क्योंकि इसमें भी जो भी क्वेश्चन पूछा जाए विदाउट एनी क्यू आपने उसको रिकॉल करना होता है, और ये यूज़ किए जाते हैं MR के लिए। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए भी ओरल टेस्ट जो हैं इसको यूज़ किया जाता है। एडवांटेज ये है कि ये लेंथी है, क्रिएटिव है और कॉम्प्रिहेंसिव है, लेकिन यहाँ पर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि स्कोरिंग इसकी सब्जेक्टिव है, एफर्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग है ये। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आइटम पूल या आइटम बैंक। अब यहाँ पर आइटम पूल या आइटम बैंक की इम्पोर्टेंस को जानते हुए इस चीज़ को पहले देख लें कि सबसे पहले टेस्ट कंस्ट्रक्शन में आता है कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ टेस्ट। कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ टेस्ट में आपने जस्टिफिकेशन देनी है, जस्टिफिकेशन देने के बाद फिर आप अच्छे खासे लंबे चौड़े प्रोसीजर के बाद आप आते हैं सेकंड स्टेप में, डेट इज़ आइटम कंस्ट्रक्शन। जब आइटम कंस्ट्रक्शन पे आप आते हैं उसमें टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बनाएंगे, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन में के बाद फिर आप आइटम्स बनाएंगे। आइटम्स में जो आइटम राइटिंग में आप सिलेक्टेड या कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग अपनी आइटम्स जो हैं उनको लिख लेंगे। उनको लिखने के बाद फिर आप जाते हैं टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन या ट्राई आउट पे। जब टेस्ट एडमिनिस्टर कर लेंगे
कोई भी रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल पे, फिर उसके बाद आप जाएंगे आइटम एनालिसिस पे। आइटम एनालिसिस के बाद आपकी बहुत सी आइटम्स ऐसी होंगी जो डिस्कार्ड हो जाएंगी। अब डिस्कार्ड करने के बाद फिर आप रिवाइज़ करेंगे आइटम को। जब रिवाइज़ की करने की स्टेज पर आएंगे तो यहाँ पर आपको ज़रूरत महसूस होगी कि अगर आपको 100 आइटम्स चाहिए थी टेस्ट कंस्ट्रक्शन के लिए, अपने जो टेस्ट है उसको बनाने के लिए, तो फिर अगर आपने 100 ही आइटम्स बनाई हैं, अगर उसमें से फॉर एग्जांपल 30 आइटम्स डिस्कार्ड हो गई हैं, तो फिर आपके पास 70 रह गई हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए कि आप फिर दोबारा से आइटम्स बनाएंगे, आप दोबारा से आइटम राइटिंग की तरफ जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि पहले ही आप, अगर आपको 100 आइटम्स चाहिए थी तो आप 200 आइटम्स बना लें। अब इसमें यही लिखा हुआ है कि अगर आपको 100 आइटम्स चाहिए तो 200 आइटम्स को पहले से ही कंस्ट्रक्ट करके रखें, ताकि जब आपने टेस्ट को अप्लाई करना है एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, जब आप उसको आइटम एनालिसिस की तरफ आएंगे तो उसमें जितनी आइटम डिस्कार्ड हो जाएंगी उसकी जगह पर आप नई आइटम्स को डाल सकें और वो नई आइटम्स आपके पास पहले से रेडीमेड हों। इसके अलावा जब आपने आइटम्स जो हैं वो बना ली हैं और आपने इसको अरेंज करना है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई मेथड तो ज़रूर होगा जिसके अकॉर्डिंग आप आइटम्स को अरेंज करेंगे टेस्ट में। और उसका एक तो ये है मेथड कि आप उसके डिफ़िकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करेंगे। सबसे पहले इजी, फिर डिफ़िकल्ट एंड देन मोस्ट डिफ़िकल्ट। इजी, मोर डिफ़िकल्ट एंड मोस्ट डिफ़िकल्ट, इसके अकॉर्डिंग आप आइटम्स को अरेंज करेंगे। लेकिन समटाइम्स आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करते, आप आइटम्स को अरेंज करते हैं इस तरह से कि इजी और डिफ़िकल्ट आइटम्स को मिक्स कर देते हैं फॉर द पर्पस टू इन्हेंस द मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट्स। समटाइम्स डिफ़िकल्ट आइटम्स इतने जब एंड पे आते जाते हैं तो स्टूडेंट्स उसको आंसर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनका मोटिवेशन लेवल लो हो जाता है। तो उनके मोटिवेशन को अगेन बूस्ट अप करने के लिए इजी आइटम्स भी रखी जाती हैं। द नेक्स्ट वन इज़ स्कोरिंग। अब इसमें जो मैंने इस अचीवमेंट टेस्ट में स्कोरिंग यूज़ की है, डेट इज़ क्यूमुलेटिव मॉडल ऑफ स्कोरिंग। ये अचीवमेंट टेस्ट में इसको यूज़ किया जा सकता है और ये वाइडली यूज्ड स्कोरिंग मेथड है ड्यू टू इट्स सिंप्लिसिटी एंड लॉजिक। अब सिंप्लिसिटी और लॉजिक को समझना है तो यहाँ पर इसको समझ सकते हैं कि जिनके ज़्यादा मार्क्स होंगे टेस्ट में, हायर द स्कोर्स, हाई अचीवर और हाई एबिलिटी होगी उनमें। अगर टेस्ट में उनके लोअर द स्कोर्स हैं तो लो अचीवर होंगे वो और उनमें लो एबिलिटी ही होगी। यहाँ पर अब क्वेश्चन है कि आपने कितना अंडरस्टैंड कर लिया है। यहाँ पर दो क्वेश्चन है असाइनमेंट की आपकी, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 2 है, वुड यू लाइक टू अप्लाई एनी सिलेक्टिंग एंड स्केलिंग मेथड हियर। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, जो ओवरव्यू था उसमें हमने सेकंड स्टेप में सिलेक्टिंग एंड स्केलिंग मेथड के बारे में पढ़ा था। तो आपने यहाँ पर इसको लिखना है, अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे, अगर आप नहीं करेंगे तो आप क्यों नहीं करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हाई आई डिड नॉट यूज़ अदर काइंड्स ऑफ स्कोरिंग। मैंने यहाँ पर और स्कोरिंग को यूज़ नहीं किया, जैसे कि मैंने ओवरव्यू में बताया था कि 3 किस्म की स्कोरिंग है, मैंने उनमें से फर्स्ट वाली यूज़ की, तो मैंने उसमें सेकंड और थर्ड स्कोरिंग यूज़ नहीं की। तो इसका भी आंसर आपने इसी में ही लिखना है। इस थर्ड स्टेप है टेस्टिंग द आइटम्स, टेस्ट, ट्राई आउट और पायलट सैंपल। अब ये थर्ड स्टेप है, जब आपने एक फ़ाइनल वर्जन बना लिया है, टेस्ट डेवलपर ने बना लिया है, डेवलप कर लिया है, तो डेफिनेटली वो उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा ताकि अगर उसमें कोई कमी बेशी है तो उसको दूर कर सके। तो ट्राई आउट करेगा टू इंट्रोड्यूस चेंज इन इट। इसके अलावा जब टेस्ट को एडमिनिस्टर किया जा रहा होता है तो उसमें स्टूडेंट्स के एंजाइटी लेवल को भी, या एग्जामिनी के एंजाइटी लेवल को भी चेक किया जाता है और देखा जाता है, इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट, ड्यूरिंग द टेस्ट ट्राई आउट, के सभी एग्जामिनीज को एक ही किस्म का स्टिमुलस दिया जाए, एक ही किस्म के क्वेश्चंस दिए जाएं। सब्जेक्टिव में सबको दे रहे तो सब्जेक्टिव ही दिए जाएं,
अगर ऑब्जेक्टिव दिए जा रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव ही दिए जाएं। इसके अलावा टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिसको पहले कवर कर चुके हैं, इसमें टाइम लिमिट, टेस्टिंग कंडीशन, एटमॉस्फेयर, इंस्ट्रक्शंस, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए। और ये सभी चीज़ें मैनुअल में भी लिखी होनी चाहिए। अगर आप एक मैनुअल दे रहे हैं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट बना रहे हैं, तो डेफिनेटली ये सब कुछ आपने उसमें भी लिखना है। अब ये आपने सबको एज ए अचीवमेंट टेस्ट, एक नॉर्मल अचीवमेंट टेस्ट के आपने इन सब कंडीशंस को फुलफ़िल करना है कि एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग कंडीशन में आप किस तरह से टेस्ट एडमिनिस्टर करेंगे, और वो स्टैंडर्डाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन कंडीशंस कौन कौन सी हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि हाउ कैन यू एलोकेट टाइम एंड गिव इंस्ट्रक्शन टू ग्रुप इंडिविजुअल स्पीड पावर परफॉर्मेंस टेस्ट एंड व्हेन योर एग्जामिनिंग इज स्पेशल पॉपुलेशन। तो इन चीज़ों को आप कैसे हैंडल करेंगे, तो इसको भी डिटेल में क्वेश्चन का आंसर आपने लिखना है। इसके अलावा ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है अब तक का असाइनमेंट का। ये नोट भी आपने अच्छे से पढ़ लेना है, और जितने भी आपने टॉपिक्स पढ़े हैं उनको हैंड रिटन नोट्स में कन्वर्ट करना है, और हर एक क्वेश्चन का आंसर भी अपने आपने जो नोट्स हैं उनमें लिखना है। गुड लक।